नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं नीतीश कुमार की। जी हां, वही नीतीश कुमार जो 29 दिसंबर को एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष क्यों बने, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है, कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पटना से जो छन छन के खबरें सामने आ रही हैं, उसने एक बड़े कयास को जन्म दिया है। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। पूरी तैयारियां की जा रही हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और भाजपा इस मौके को भुनाने का कोई भी अवसर छोड़ने में कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा इसे एक मेगा इवेंट की तैयारी में लगी है, बनाने की तैयारी में लगी है। सबकी निगाहें, देश भर की निगाहें, दुनिया की निगाहें 22 जनवरी की ओर केंद्रित है। लेकिन इसी 22 जनवरी को एक और धमाका होने की उम्मीद या आशंका जताई जा रही है। और जी हां, ये धमाका अयोध्या में नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में हो सकता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी 22 जनवरी को एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सियासी दांव चल सकते हैं। वो दांव क्या है? वो दांव ये है कि जैसी कि चर्चा की जा रही थी कि बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं, इसकी संभावना या इसकी आशंकाएं बलवती हो रही थी। तो ये माना जा रहा है, ये समझा जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है, ये उम्मीद बताई जा रही है कि 22 जनवरी को ही, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसी दिन नीतीश कुमार पटना में बिहार की विधानसभा को भंग करने का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, ये संभावनाएं बलवती हो रही हैं जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इसी दिन अपने जीवन की सबसे बड़े सियासी दांव को खेलने वाले हैं और बिहार विधानसभा को भंग करने का ऐलान वो कर सकते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि ये वक्त उनके और उनके गठबंधन महागठबंधन के लिए बेहद मुफीद है और अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा दिए जाएं तो बीजेपी का सुपड़ा बिहार से साफ हो सकता है और नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सुरक्षित मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसी बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा सियासी दांव चलने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, अगर इन खबरों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो माना यह जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन है, तो लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट शेयरिंग की बात है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। गौरतलब है कि मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो में, कुछ दिनों पहले वीडियो में ये आपको बताया था कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उसे तय किया जा चुका है बिहार में, और जो सीट शेयरिंग होने जा रही है जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, वो 17-17 और 6 के बीच हो रही है। साथ ही में कांग्रेस भी जुड़ी हुई है। जी हां, 17 सीटों पर जेडीयू अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उस 19 के चुनाव में जेडीयू एनडीए का पार्ट थी, यानी बीजेपी के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था और कुल 17 सीटों पर सफलता पाई थी। 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी और उस 16 सीटों में 6 सीटों पर एलजेपी यानी लोकतांत्रिक जनता पार्टी को, एलजेपी को ये सीटें मिली थी। एक सीट किशनगंज की कांग्रेस ने हथियाई थी। तो उसी आधार पर अब जबकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं है और उनका मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है, तो जेडीयू इन 17 सीटों पर अपना दावा छोड़ने की स्थिति में और मानने को तैयार नहीं है। यानी जेडीयू इन 17 सीटों पर अपना क्लेम कर रहा है और उसका कहना है कि संभवतः सारे जो सिटिंग एमपी हैं उनको रिपीट किया जाएगा। जी हाँ,
उम्मीदवार बदले जाएंगे इस लोकसभा चुनाव में बिहार की उन सीटों के लिए जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम बताई जा रही है। हालांकि राजनीति है, आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी संभावना ये भी है कि मुंगेर से, जहां लल्लन सिंह जो पूर्व अध्यक्ष थे और जिनकी जगह नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं, तो लल्लन सिंह को जो है मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन लल्लन सिंह के मुकाबले बीजेपी गिरिराज सिंह को उतार सकती है चुनाव मैदान में लल्लन सिंह को हराने के लिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मुंगेर की सीट काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी। इसकी चुनावी लड़ाई जो है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। गिरिराज सिंह इसका पहले जो 2019 का चुनाव लड़े थे वो बेगूसराय से लड़े थे और उन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था, जो सीपीएम के उम्मीदवार थे। कन्हैया कुमार इन दिनों कांग्रेस में हैं। तो बहरहाल बेगूसराय की सीट पर जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो अपना अब दावा ठोकने लगी हैं इस चर्चा के सामने आने के बाद से। और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो आरा और सीवान की सीट भी मांग रही हैं। हालांकि जेडीयू और आरजेडी की जो सूत्र हैं उनका कहना है कि आरा की सीट, कम से कम आरजेडी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि आरा की सीट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को दी जा सकती है, लेकिन सीवान की नहीं। सीवान का इलाका जो है, सीवान के आसपास छपरा और सीवान का इलाका जो है वो लालू यादव के प्रभाव क्षेत्र का माना जाता है। और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की हैं, उनकी बेटी मीसा भारती और नेहा यादव को चार्जशीट में नामजद किया है, तो उसका फ़ायदा उस इलाके में लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी को मिल सकती है। कांग्रेस के लिए 5 और 6 सीटें, जैसा कि मैंने इसके पहले अपने वीडियो में बताया था, वो हैं। और इसके अलावा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले को एक एक सीट दी जा सकती है। सीट शेयरिंग का ये फार्मूला लगभग अंतिम चरण में है और इसका अनाउंसमेंट जो है वो अगले 1-2 दिनों में किया जा सकता है। यानी बिहार में जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके लिए सीट शेयरिंग का काम वहाँ पर पूरा हो चुका है। और साथ में अगर बिहार विधानसभा को भंग करने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं तो हो सकता है कि जो फॉर्मूला होगा विधानसभा सीटों पर सीट शेयरिंग के लिए, उसका आधार 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजों पे तय किया जाएगा, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। उसके पास 75 सीटें आई हैं। जेडीयू का सीट परसेंट जो है वो 43 का है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो है वहाँ पर सीटों का शेयरिंग का काम जो है लगभग फाइनल हो चुका है। कम से कम आधी दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पे अभी भी विचार और मंथन चल रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टियों के बीच सहमति हो गई है। और ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है 16 से 18 सीटों पर, कांग्रेस जो है वो 18 से 20 सीटों पर और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और साथ ही साथ जो है वो इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उसको भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसकी भी बातचीत जो है लगभग फाइनल दौर में है। तो 40 सीटें बिहार की हो गई, 42 सीटें जो है महाराष्ट्र की हो गई, 82 सीटें हो गई। और अब मामला फंसता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी 162 सीटों का हिसाब किताब अगर देखा जाए, या यूं कहे 168 सीटों का हिसाब किताब देखा जाए, महाराष्ट्र में करीब 48 सीटें हैं, तो 168 सीटों का हिसाब किताब देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी से या एनडीए से मुकाबले के लिए अपने आप को लगभग तैयार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में जिच केवल एक पॉइंट पर फंसा है और वो है कि कांग्रेस ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए और सीट शेयरिंग में उन्हें भी शामिल किया जाए, उनकी पार्टी को भी शामिल किया जाए। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अखिलेश यादव इसके लिए फिलहाल मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि 9 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसमें करीब करीब जो है सीट शेयरिंग का जो परिदृश्य है वो लगभग साफ हो चुका है। 12 तारीख को एक अगली मीटिंग होने जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ये संभवतः दिल्ली या जौनपुर में होगी और उसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का फार्मूला 25 सीटों का था, लेकिन राजनीतिक
ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस को 25 सीटें या 21 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं देने जा रही है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बैनर के तले, वो 10 से 15 सीटों की हो सकती है। इसके अलावा आरएलडी है जो उनकी सहयोगी है समाजवादी पार्टी को, उसको 4 से 5 सीटें या मैक्सिमम 6 सीटें दी जा सकती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। तो इस तरह से बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है और इन तीनों स्टेट्स में अगर मिला दिया जाए लोकसभा सीटों की तो कुल सीटों की संख्या जो है वो 168 सीटें हैं। आप सपोज करिए कि इन 168 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन ने जो है टक्कर दे दी, मजबूती से मैदान में खड़ी हो गई, तो एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। और इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इसी संभावनाओं के मद्देनज़र ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा चुनाव भी बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। क्या होगा? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जो है बिहार विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं? और भंग करने में परिस्थितियां उनके फेवर में इसलिए भी हैं कि उनका अध्यक्ष भी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी जो है वो उनके गठबंधन के हैं, लेकिन आरजेडी के हैं। एक सवाल इसमें उठ रहा है कि क्या आरजेडी इसके लिए तैयार होगी? क्या आरजेडी के विधायक इसको मानेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि 1 साल या यूँ समझिए 1.5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है और 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव कराना कहीं से बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं होगा। और ये फैसला इसलिए भी किया जाएगा या हो सकता है, होने की संभावना है, क्योंकि इसमें फ़ायदा आरजेडी का कम और जेडीयू का ज़्यादा है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार का। बहरहाल कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस, हमें देखना है कि 22 जनवरी एक बहुत बड़ी तारीख तय होने जा रही है, सिद्ध होने जा रही है भारतीय राजनीति में। और उसमें उस 22 जनवरी की तारीख में सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन होता है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, या बिहार में जो है राजनीति किसी दूसरे करवट बैठती है। नज़र हमारी बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।